हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के माध्यम से आपको आज राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के क्षेत्र में मौलिक अधिकार और उससे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रश्न अलग अलग एग्जाम में ग्रुप डी से लेकर के संघ लोक सेवा आयोग तक के एग्जाम में जो पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों का कैसे आप बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं, पूरी कंसेप्ट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप कैसे उत्तर दे सकते हैं, उसके संबंध में आपको तथ्यात्मक रूप से पूरे विस्तार के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ आपका उसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बतलाया जाएगा, ताकि पूरी समझ के साथ कहीं भी उस विषय पर आप बिना किसी दबाव के सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही नहीं बल्कि किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रेलवे यात्रा के दरमियान या अपने दोस्तों के साथ उस विषय पर आप आत्मविश्वास के साथ बात कर सकेंगे। तो आज उससे संबंधित ही आपको बतलाना है मौलिक अधिकार से जुड़ा, जहाँ तक पिछले क्लास में विद्यार्थीगण आपको बतलाए थे प्रस्तावना और उससे जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार का प्रश्न। और प्रस्तावना के अध्ययन के दरमियान आपने देखा होगा कि जो भी विभिन्न चैनलों पर प्रस्तावना या पॉलिटी के बारे में बतलाया जाता है, उससे विशिष्ट प्रकार से आपके सामने वो तथ्य को रखे, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को आधार बनाकर उसको तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने पूरे वैज्ञानिक आधार पर उसे रखा गया। और आप पाओगे कि अन्य जितने भी हैं उससे कहीं न कहीं कुछ भिन्न, कुछ विशिष्ट किस्म से आपके सामने मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। तो आज उसी प्रकार, इस प्रकार मैंने प्रस्तावना पर अलग अलग दृष्टिकोण से आपके सामने उस तथ्य को रखा, उसी प्रकार इसके बारे में आपको रखते हैं। आज का जो प्रश्न होता है वो विगत 5 वर्षों के प्रश्न से काफ़ी भिन्न हो गया है। पीछे जो सीधे प्रश्न पूछा जाता था कि मौलिक अधिकार का किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है या कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट उस प्रकार का प्रश्न होता था। लेकिन वर्तमान में आप देखते हैं कि वो प्रश्न जो है डायरेक्ट अनुच्छेद से न होकर के उससे जुड़ा हुआ, उसके कंसेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। विद्यार्थीगण, जैसे आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग 2019 में प्रश्न पूछा कि किस अनुच्छेद के आधार पर किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से अपने पसंद के लोगों से या पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विवाह शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में उसके काफ़ी विस्तृत दायरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग निर्णय में जीवन के अधिकार में ही तकरीबन 15-16 पॉइंट बतलाए हैं जो उसके मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो वैसे प्रश्न आजकल पूछा जाता है। अब बराबर पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आप एनडीए का एग्जाम देखें, वहाँ स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में किसका उल्लेख नहीं है। उसका उत्तर प्रेस होता है। प्रेस या समाचार पत्र के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार में हम जिसे पढ़ते हैं उसका कोई उल्लेख नहीं है। विद्यार्थीगण, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का 3 स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा संविधान के अलग अलग भाग और अनुच्छेद में किया गया है। लेकिन चौथा पिलर, 4th पिलर, चौथा स्तंभ प्रेस के लिए पूरे संविधान में एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं है। 19A में अंतर्निहित है, उसमें हिडन है, छिपा हुआ है, उसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो हिडन है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे अनुच्छेद 21 में छिपा हुआ है स्वेच्छा से विवाह, उसी प्रकार 19A में जुड़ा हुआ है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। उसी प्रकार आप देखेंगे बीपीएससी के प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के आधार पर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। संविधान में किसी अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन नवीन जिंदल विवाद के पश्चात जब सर्वोच्च न्यायालय में नवीन जिंदल मुकदमा किए थे कि हमें अपने फैक्ट्री में राष्ट्रीय झंडा को फहराने का अधिकार है, तब जो है राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम में संशोधन किया गया। लेकिन उसमें मौलिक अधिकार में सब नहीं किया गया। लेकिन अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता का अधिकार है,
जैसे उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, उसी प्रकार झंडा फहराने का भी अधिकार सन्निहित है। उसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे बीपीएससी में उसमें अनुच्छेद 19A1 करके विकल्प दिया था, उसे उत्तर सही माना गया। तो आजकल जो प्रश्न होता है वो बहुत सारे प्रश्न हिडन होते हैं। जैसे विद्यार्थी का आप पढ़ते होंगे कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, लेकिन आप देखिए बिहार का जब एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें 365 नंबर अनुच्छेद दिया था। किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो वहाँ उत्तर 365 नंबर होता है। तो आजकल कंसेप्ट से 365 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं है, लेकिन 365 के आधार पर 356 को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आज का जो प्रश्न होता है इसी प्रकार का होता है। तो वैसे ही मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रत्यक्ष प्रश्न से तो आप भली भांति अवगत हैं। तो प्रत्यक्ष के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ अप्रत्यक्ष, उसमें छिपा हुआ हिडन प्रश्न को आपके सामने रखेंगे, ताकि उससे जुड़ा हुआ जो छिपा हुआ प्रश्न है उसका भी उत्तर देने में कोई कठिनाई आपको, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हों, अभी निकट भविष्य में एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, दरोगा मेंस का एग्ज़ाम है, फिर आने वाले समय में दरोगा पीटी का एग्ज़ाम होगा, तो कहीं भी कोई कठिनाई आपको नहीं हो, उसे ध्यान में रखते हुए आपको बतलाया जाना है। तो विद्यार्थीगण सबसे पहले देखना है मौलिक अधिकार। तो ये जो 6 है इसे तो छूट गया है, मौलिक अधिकार यहाँ पर तकनीकी कारण से एक छूट गया है विद्यार्थीगण। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, तो उसको आगे बतलाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जो अन्य तथ्य है उसको ध्यान में रखना है। पहला तो ये है कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ 3 मुकदमा है, और उन तीनों मुकदमा से अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। उस मुकदमा में एक देखिए मुकदमा जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है वह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद, जो घटना हुआ था 1967 में। दूसरा मुकदमा है केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य विवाद, ये हुआ था 1973 में। तीसरा है मिनर्वा मिल्स विवाद, वह था 1980 में। इसके अलावा इन 3 सर्वोच्च न्यायालय के विवाद के अलावा विद्यार्थीगण 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन भी, जो 24वां संविधान संशोधन 1971 और 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार है, उस अनुच्छेद 12 से 35 के अलावा अनुच्छेद 361 भी अप्रत्यक्ष तौर पर मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, ये भी मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो वैसे छिपे हुए अप्रत्यक्ष मौलिक अधिकार का जो प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, तब जो है उसके प्रत्यक्ष, जिसके बारे में आप लोग भली भांति बहुत सारे आपके पास जानकारी है, तो प्रत्यक्ष प्रश्न को हल करने में तो सामान्यतः आपको कोई कठिनाई होती नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो गूढ़तम छिपा हुआ प्रश्न है उसे देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के आधार पर, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अनुच्छेद 368 के आधार पर
संसद पार्लियामेंट मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में संशोधन एमेंडमेंट परिवर्तन नहीं कर सकता है। अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के आधार पर संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक घोषित किया है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय उत्तरदायी है, इसलिए संसद उसमें संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया 1967 में, इस निर्णय को अप्रभावी बनाया गया 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान को जोड़ा गया कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि संविधान के किसी भी क्षेत्र में विधि निर्माण से जुड़ा हुआ तमाम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का नहीं बल्कि संसद का है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रावधान जोड़ा गया कि अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान का किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अर्थात गोलकनाथ विवाद के निर्णय को, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को संसद ने बदल दिया। विद्यार्थीगण इतना ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 कहता है कि संसद के द्वारा बनाया गया विधि को सर्वोच्च न्यायालय निष्प्रभावी कर सकता है, रद्द कर सकता है, विधि मान्य से अमान्य घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। उसी प्रकार विधि निर्माण के संबंध में संसद को यह अधिकार है विधायी शक्ति के द्वारा कि उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय को वो रद्द कर सकता है। दोनों का प्रावधान है ताकि यदि एक अपनी शक्ति का दुरुपयोग या अपनी शक्ति का किसी कारण से गलत उपयोग कर दिया हो, चाहे वो सही तकनीकी व्याख्या नहीं करने के कारण हुआ हो, तो दोनों एक दूसरे के अधिकार बिना अधिकार का अवहेलना किए हुए एक दूसरे की गलती को सुधार सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को 24वां संविधान संशोधन के द्वारा बदल दिया गया। पुनः केशवानंद भारती, क्योंकि सरकार ने जो संशोधन किया सीधे न्यायालय के निर्णय को पलटा, तो केशवानंद भारती विवाद में वो मुकदमा एक बार फिर शामिल हुआ। मुकदमा किसी अन्य कारण से किया गया था, लेकिन उसमें वो मुद्दा पुनः वापस आया और अवर सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया। विद्यार्थीगण, केशवानंद भारती विवाद जो भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे लंबा समय तक चला, इसमें लगातार 68 दिन तक मुकदमा चला और कुल 13 न्यायाधीश की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रहा था। भारतीय न्यायिक इतिहास में अब तक इतना लंबा दिन तक मुकदमा लगातार कोई नहीं चला है और सबसे अधिक 13 न्यायाधीशों का खंडपीठ भी आज तक नहीं रहा है। तो सर्वाधिक न्यायाधीश का खंडपीठ, 13 न्यायाधीशों का खंडपीठ पूरे 68 दिन तक सुनवाई किया और इसने 24वां संविधान संशोधन को सही बतलाया। कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने, परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसकी चर्चा कुछ मैंने प्रस्तावना के जब पढ़ा रहे थे, प्रस्तावना पर जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय भी किए थे। तो संविधान की मूल भावना का प्रथम बार प्रयोग जो है वह केशवानंद भारती विवाद में ही किया गया। केशवानंद भारती जो केरल की एक सन्यासिनी थी, इसी वर्ष 2020 में ही वह स्वर्ग से धार चुकी है। फिर देखिए मिनर्वा मिल विवाद और 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में
ये भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया, जिसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें ये प्रावधान जोड़ा गया कि मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में से किसी एक को लागू करना होगा तो मौलिक अधिकार नहीं बल्कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व को ही लागू किया जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में संसद ने पारित किया। मिनर्वा मिल विवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वां संविधान संशोधन के इस निर्णय को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है। कार और पेट्रोल पूरक है, पेट्रोल नहीं है तो कार की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो पूरक है कि एक के बिना दूसरी की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता देना गलत है, वो संभव नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है। तब यहाँ देखिए गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद ने रद्द कर दिया, संसद के निर्णय को मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। दोनों उदाहरण आपके सामने हैं और इस प्रकार से ये प्रश्न आपके सामने बारंबार आता होगा। जब आप विभिन्न सेट बनाते होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न को देखते होंगे और उसको कई बार आपने हल किया होगा। तो उसके क्या पीछे तथ्य क्या है इसको समझना है, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रश्न जब आपके सामने आए तो आपको कोई कठिनाई नहीं हो। तो विद्यार्थीगण, ये गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स 24वां और 42वां, ये इतना तो आपको स्पष्ट हो चुका। अब देखिए अनुच्छेद 361, ये भी मौलिक अधिकार से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 14 समता या समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 361 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा, किसी भी नागरिक के साथ कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सेवा काल में उनके पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है, न उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। विद्यार्थीगण, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पर मुकदमा चलाया जाए, जो ठीक अभी सभी के सभी बरी हो गए हैं। उस मुकदमा चलाने में कल्याण सिंह का नाम भी था। उस पर कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कल्याण सिंह पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन जब वो राज्यपाल के पद से मुक्त हों तब उन पर मुकदमा चलाया जाए। तो अनुच्छेद 361 मुकदमा चलाने से, मुकदमा से उनको मुक्त कर देता है। तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 के विपरीत है। तो ये अनुच्छेद 361 से आजकल प्रश्न पूछने लगा है कि कौन सा। उसी प्रकार अनुच्छेद 105 वो कहता है कि संसद सदस्य के द्वारा संसद या संसद की समिति में दिया गया कोई भी भाषण, किया गया कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य के लिए उसे किसी भी न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये भी मौलिक अधिकार के विपरीत है। उसी प्रकार 194 कहता है कि विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल का सदस्य के द्वारा विधानमंडल में दिया गया भाषण या किए गए कार्य या संसदीय समिति में दिया गया विचार के लिए किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 105, 194, 361 ये तीनों अनुच्छेद 14 के विपरीत है। उसी प्रकार 361 में ही कहता है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य संसद के किसी भी कार्य को यदि लिखता है, दिखलाता है
या उस पर कोई दृश्य या क्या कहते हैं इसको प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक लाता है, तो उसके लिए भी उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो संविधान में राज्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, जैसे अभी खास करके CAA की पर काफ़ी चर्चा हुई थी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो संविधान में मौलिक संविधान में ऐसे कई प्रावधान थे, कई प्रावधान हैं जो एक दूसरे के विपरीत है। क्योंकि लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की गरिमा को बरकरार रखना है। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना है, समान प्रतिनिधित्व देना है, लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो उस लोकतांत्रिक विशेषता, चूंकि भारतीय संविधान का मूल बेस है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कहीं कहीं वहाँ पर एक दूसरे के विपरीत कार्य को भी अनुमति दिया गया है, मान्यता दिया गया है, ताकि लोकतांत्रिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो। तो अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 105 ये प्रत्यक्ष तौर पर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। तो ऐसे प्रश्न को देखना है, जो प्रश्न पूछा जाता है आज का, उसी प्रकार चलिए अनुच्छेद 358, जैसे देखिए विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 351 से 301, ये क्या कहते, ये 151 से प्रश्न पूछा हुआ था। तो अनुच्छेद 151 राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वह चूंकि नीति निर्देशक तत्व का कुछ विषय को अपने पास समाहित रखता है, तो वैसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो वैसे प्रश्न जो है आपका यहाँ भी है। 361 मौलिक अधिकार तो है नहीं, 194 मौलिक अधिकार तो है नहीं, 105 मौलिक अधिकार तो है नहीं, लेकिन उससे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अब चलिए अनुच्छेद 358 और 359। अनुच्छेद 358 कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रपति का अधिकार है, आपातकालीन अधिकार, तो अनुच्छेद 358 कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 का प्रयोग विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल के लिए किया गया है। आपातकाल लगाने का दो आधार, पहला है विदेशी आक्रमण के आधार पर और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र हथियार सहित विद्रोह। देश के अंदर यदि हथियारबंद लोगों ने, सेना ने, नक्सलवाद ने विद्रोह कर दिया है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो 358 कहता है कि यदि विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया, तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, आपको ज्ञात होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो ये सभी मौलिक अधिकार स्वतः अपने आप निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल होता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल में 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को निलंबित, प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 358 कहता है कि यदि विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया हो, तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः अपने आप निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो छिपा हुआ प्रश्न है, इसको आपके सामने रखा ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको कभी भी जब प्रश्न को हल करने बैठें तब नहीं हो। तो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ अभी बहुत सारे तथ्य पढ़ना है, तो टुकड़े टुकड़े में आपको अलग अलग दिन मौलिक अधिकार से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न को आपको विस्तार से बतलाया जाएगा।
हर एक तथ्य को इतने बेहतर तरीके से आपके सामने रखा जाएगा कि आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं हो। कहीं भी जब आपको विचार प्रकट करने को, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अवसर मिले तो मौलिक अधिकार पर पूरी आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचार को रख सकें, उसके क्यों और कैसे के पहलू को रख सकें। यही मेरा ध्येय है, ताकि आपको आगे कोई कठिनाई नहीं हो। तो ये जो छिपा हुआ प्रश्न था, इससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, उस प्रश्न को आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज विवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज विवाद, मिनर्वा मिल्स विवाद, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, इसके बारे में आपको बतला चुका। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब हुआ अधिकार का दस्तावेज, अधिकार का कानूनी पत्र। ये शब्द जो है मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम था जॉन। तो इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने सामंत अर्थात भारतीय शब्दों में कहें जमींदार, अपने अधीन छोटे छोटे राजा, तो जैसे आप पढ़ते हैं शिवाजी का पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के अधीन, गोलकुंडा के अधीन एक छोटे सामंत थे। सिरसा के बारे में पढ़ते हैं, सिरसा का पिता हसन खां जौनपुर राज के अधीन छोटा राजा था। उसी प्रकार राजा जॉन जो इंग्लैंड का राजा था, उसके अधीनस्थ जो छोटे छोटे राजा थे, उस राजा को, उस छोटे पदाधिकारी को, अधीनस्थ पदाधिकारी को जो कई प्रकार की स्वतंत्रता, अपने क्षेत्र में प्रशासनिक न्यायिक अधिकार दिया, उस प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा गया। तो 1215 में मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति हुई और तब से मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र के लिए कोई विशेष जब अधिकार दी जाती है, विशेष जब सुविधा प्राप्त होता है, तो उसके लिए मैग्ना कार्टा शब्द को प्रयोग में लाते हैं। इस इतिहास के पन्नों पर आपने क्वेश्चन के रूप में देखा होगा 1854 शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड के रिपोर्ट, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतिहास के पन्नों पर आपने पढ़ा होगा कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ एवं मुगल शासक, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के बीच सैयद बंधु की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ था, उसे मराठा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। तो फर्रुखसियर और बालाजी विश्वनाथ के बीच संधि में मुगल ने उसकी मराठा की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मराठा दक्षिण का एक स्वतंत्र राज्य है और मुगल के 6 प्रांत सहित संपूर्ण दक्षिण भारत के राज्यों से उसे चौथ वसूल करने का अधिकार है। तो ये मुगल के द्वारा मराठा की स्वतंत्रता को मान्यता दिया गया, तो उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। तो संविधान ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दिया, इसलिए इसे भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण, आज जो है यही तक आपके इस प्रश्न को रखते हैं। अभी मौलिक अधिकार में बहुत कुछ पढ़ना शेष है, तो मौलिक अधिकार के बारे में अभी काफ़ी विस्तार से चर्चा करें, लेकिन आज का जो मूल ध्येय था कि उसके छिपे हुए प्रश्न को देखना था, उसके हिडन प्रश्न को देखना था, उससे जुड़ा हुआ जो अन्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में अध्ययन करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके सामने अपना पक्ष रखा मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, कहीं उसमें कठिनाई नहीं रही होगी। तो आप जो है सो जो यहाँ पर बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि से अधिक लोग इसको जान सकें, पढ़ सकें और आपको हर वीडियो का जो भी नया आपके सामने आएगा उसके बारे में आपको और अच्छी जानकारी मिल सके। तो आज इतना ही, धन्यवाद।